हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग फिर सॉल्व करेंगे सेट नंबर फर्स्ट क्रमांक BS, यानी कि इसका कोड जो है BS है। उसके हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग खंड जो या है, इसका पार्ट है या, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भाग है या, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, यानी कि जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न 6। अब प्रश्न संख्या 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 नंबर के अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। अब विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाना है, मतलब किरचॉफ के दो नियम हैं। एक आपका संधि का नियम है और दूसरा है बंद पास का नियम। तो हेडिंग यहाँ पर रहेगी बेटा, हमारी हेडिंग रहेगी संधि का नियम। क्या रहेगी? संधि का नियम। अब संधि का नियम क्या है? तो किरचॉफ ने अपने संधि के नियम में बताया है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। शून्य होता है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, सिग्मा I इक्वल 0। सिग्मा I इक्वल 0। अब इन्होंने किस प्रकार बताया? इन्होंने कहा है इस नियम से संधि पर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेना है। ठीक है, मतलब अगर हम इस तरीके से मान लें कि ये आपके 3 कोई तार है किसी वैद्युत परिपथ में, ये आपकी कोई संधि है।
ये आपकी क्या है, कोई संधि है। किसी वैद्युत परिपथ में ये आपकी कोई एक संधि है। अब संधि है तो यहां पर हमने मान लिया कि बेटा इधर से आ रही है विद्युत धारा I1 और इधर से आ रही है विद्युत धारा I2, तो इधर जा रही है I3। तो इस नियम से बताया गया है, इस नियम में, कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक लेना है और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं I1 और प्लस I2, क्योंकि संधि की ओर आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, और एक माइनस जा रही है I3 इक्वल आपका 0, यानी कि हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल I3। ये है पहला नियम। अब किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, और बंद पास के नियम को हम वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। वोल्टेज का नियम, या जिसको हम विभवांतर का नियम भी बोल सकते हैं। ये रहा दूसरा नियम। अब दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया, किसी विद्युत परिपथ, कोई भी आपका विद्युत परिपथ हो, के किसी बंद पास में, बंद पास में आरोपित कुल विभवांतर का बीज गणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। अच्छा, इसी नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल शैलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं सिग्मा IR इक्वल 0 या सिग्मा V बराबर 0। अब इसको हमें अगर विद एग्जाम्पल समझाना है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक परिपथ बना लेते हैं। इस तरीके से हमने एक सेल लगा दी और यहाँ पर एक प्रतिरोध हमने ले लिया R1। फिर उसके बाद में इधर हमने एक प्रतिरोध ले लिया R2 और इधर एक सेल लगा दी, इसका प्रतिरोध ले लिया R3। इस तरीके से हमने एक परिपथ बना दिया। अब इस परिपथ में हमें पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लगाने हैं। पहला नियम और दूसरा नियम।
तो यहाँ से अगर हम मान लें कि इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और ये जो सेल लगी है इसका विद्युत वाहक बल E2 है। आपको पता है कि किसी भी सेल से जो विद्युत धारा बहती है हमेशा धन प्लेट से बहती है। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि विद्युत धारा बह रही है I1, यहाँ से विद्युत धारा बह रही है I2, तो यहाँ ये रही आपकी संधि। इस संधि पर I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, इधर से सपोज करते हैं कि इधर जा रही है I3। तो I3 के हिसाब से I1 संधि पर आने वाली धाराएं, तो संधि पर आने वाली धारा कौन कौन सी है? I1 है, I2 है, और संधि से दूर जाने वाली धारा कौन सी है? I3 है, उसको माइनस I1 प्लस I2 इक्वल I3। उसी प्रकार अगर यहाँ से देखेंगे तो जिस सेल की विद्युत धारा है उसी सेल में प्रवाहित होनी है। तो यहाँ से बेटा I3 यहाँ आएगी, लेकिन जो इधर जाएगी वो I1 होगी और जो इधर जाएगी वो I2 होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरीके से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये हमारा बंद पास 1 है, और यहाँ अगर इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये हमारा बंद पास 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 1 में। अब बंद पास 1 में क्या बोला कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में आरोपित कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो हमें किसी भी बंद पास में, ये बंद पास 1 में लगा रहे हैं तो बंद पास 1 में कुल विभवांतर को 0 करना है। तो विभवांतर देखेंगे, हम इधर से चल रहे हैं, I1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ I3 बेटा किस में प्रवाहित हो रही है? R2 में। I3 किस में प्रवाहित हो रही है? R2 में। तो यहाँ से I3 इंटू R2, ये विभवांतर हो गया इस प्रतिरोध का। इस R2 का विभवांतर कितना होगा? यही विभवांतर होगा, B इक्वल होता है IR। फिर उसके बाद में इधर गए, उसी दिशा में I1 प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब प्लस, जब उसी दिशा में मिले तो प्लस R1, तो R1 में कौन सी विद्युत धारा है? I1 है, इंटू R1 हो गया। अच्छा, जब भी विद्युत धारा, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो, अगर विद्युत धारा किसी सेल की ऋण प्लेट में प्रवेश करे तो आपको क्या करना है? सेल के विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक ले लेना है। तो यहाँ पर माइनस E1 इक्वल 0, तो यहाँ से बेटा I3 R2 प्लस I1 R1 इक्वल E1। अच्छा, यहाँ I3 की वैल्यू भी आप रख सकते हो। I3 की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I1 R1 इक्वल E1। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल E1। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में तो यहाँ पर अब लिखना है बंद पास 2 में। अब बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाना है, तो बंद पास 2 में हम लगाएंगे। तो बंद पास 2 में विद्युत धारा I2 की दिशा में चल रहे हैं, तो I2 की दिशा में चले। अब यहाँ सबसे पहले I3 मिला आपको, तो I3 किस में बह रहा है?
वही R2 में, इधर गए, इधर I2 उसी दिशा में मिला। I2 किस में बह रहा है? I2 बह रहा है R3 में। और माइनस प्लेट में, दूसरी सेल की माइनस प्लेट में प्रवेश किए तो माइनस I2 माइनस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? तो विद्युत वाहक बल है E2 इक्वल 0। यहाँ से I3 की फिर वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल E2, या इसको हम बेटा I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 इक्वल E2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। उपयुक्त समीकरणों को हल करके हम अज्ञात राशियों के समीकरण 1 व 2 को हल करके हम अज्ञात राशियों के मान को ज्ञात कर लेंगे। ये थे आपके किरचॉफ के नियम वैद्युत परिपथ संबंधी। इसके बाद में हम इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग तब तक इसके अथवा वाला क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? मिल जा। हाँ, अगला क्वेश्चन अथवा में बेटा क्या रहेगा? अथवा 6 का अथवा। सिक्स के अथवा में क्या बोला? अब 6 के अथवा में कह रहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार A तथा B लिए जाते हैं। द्रव्यमान कैसा है भाई? समान, यानी कि पहले का द्रव्यमान Ma जो है वो Mb के बराबर है, तो इसलिए हमने मान लिया m, इसको किलोग्राम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बोल रहा है तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। तो अब तार A का व्यास दिया गया है और तार B के व्यास से तुलना की गई है, तो हमें मान लेना चाहिए, माना तार B का व्यास बराबर D, तब तार A का व्यास कितना होगा? D/2। सही है। अच्छा, अब इसके बाद में सवाल कह रहा है यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो, यानी कि तार A का प्रतिरोध है 24 ओम, तो तार B के प्रतिरोध, तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अरे भाई ये तो गलत कह रहा है, तार A का प्रतिरोध 24 ओम, तो तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? तार B के प्रतिरोध की गणना करनी होगी। ठीक है, चलिए अब सवाल कह रहा है कि एक ही पदार्थ के हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, रो A बराबर रो B बराबर रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बराबर होंगे। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होंगे, द्रव्यमान बराबर हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहां से हम बोलेंगे तार A का आयतन बराबर तार B का आयतन। तार A और तार B के आयतन
बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? द्रव्यमान भाई साहब बराबर है, घनत्व तो बराबर है, तो आयतन भी बराबर होंगे। अब आयतन, तार होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है? परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल और गुणे लंबाई। तो यहाँ पर परिच्छेद क्षेत्रफल की जगह पे आ जाएगा पाई, और आर ए स्क्वायर इंटू लंबाई L1 यानी कि LA इक्वल हो जाएगा पाई आर बी स्क्वायर और इंटू LB। ये पाई से पाई आपका कैंसिल हुआ। R1, R1 क्या है बोले? त्रिज्या। यहाँ हमें व्यास दिए गए, जरा देखना तार A का व्यास कितना है? D/2, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ से RA की जगह पे हम लिख सकते हैं, RA की जगह पे हम लिख सकते हैं D/4, सही है। अच्छा, तार B की जगह पे यानी कि तार B की त्रिज्या लिख सकते हैं D/2, सही है बेटा। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए। तो D/4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, D/4 का स्क्वायर, तो ये D²/16 इंटू LA। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो D²/2, 2 2 जा 4, सीधा सीधा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, और इंटू LB। यहाँ से बेटा D² से D² कैंसिल हुआ, और 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो यहाँ से आपका हो गया LA इक्वल हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4LB। ये हमने लेंथ में रिलेशनशिप निकाल लिया। अब हमें प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध का इक्वेशन होता है RA इक्वल हम लिख सकते हैं रो और LA अपॉन A, सही है। और ये A किसका होगा? वो पहले तार का होगा, मतलब AA। और इसी तरीके से RB इक्वल लिख सकते हैं रो LB अपॉन AB। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 में भाग दे दीजिए समीकरण 1 का। जब भाग देंगे तो ये RB अपॉन RA इक्वल क्या हो जाएगा? रो LB अपॉन AB अपॉन रो LA अपॉन AA। रो से रो कैंसिल हुआ, RB अपॉन RA इक्वल, ये आपका जाएगा इधर, तो ये आएगा इधर, तो बेटा LB इंटू AA, A का मतलब पाई RA स्क्वायर अपॉन LA इंटू AB का मतलब पाई RB स्क्वायर। ये बेटा पाई से पाई कैंसिल हुआ। चलिए RB अपॉन RA इक्वल, यहाँ से LA की वैल्यू B के टर्म में है, तो LB ऐसे ही रखिए, अपॉन LA की वैल्यू कितनी है? 4LB, सही है, इंटू A1 स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा था? D²/4, D²/4 यानी कि 4 4 जा 16, और अपॉन में क्या होगा? तो अपॉन में हमारा होगा RB यानी कि D²/4। यहाँ से D² कैंसिल, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 16 नीचे आएंगे, ये LB से LB कैंसिल, तो RB अपॉन RA इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया आपका 4 इंटू 16, 4 इंटू 16। तो यहाँ से
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर बी इक्वल 4 इंटू आर ए अपॉन 4 इंटू 16, 4 से 4 कैंसिल, तो आर बी इक्वल आर ए की वैल्यू कितनी दी गई 24 अपॉन 16। तो यहाँ से 8 2 जा और 8 3 जा, 2 1 जा, 2 1.5, तो आर बी इक्वल 1.5 ओम, 1.5 ओम। ये आपका आंसर था अथवा के क्वेश्चन का, जिसमें आपसे पूछा गया था। उसमें प्रिंट है कि तार ए का प्रतिरोध निकालिए, जबकि ये होना चाहिए तार ए का प्रतिरोध दिया गया है तो तार बी का प्रतिरोध हमें निकालना है। अच्छा, इसका मतलब यानी कि ये आंसर अथवा वाले का हो गया। चलो, इसको मतलब यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक से बहुत कम जगह पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो शॉर्ट ट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का भाई क्वेश्चन है, तो शॉर्ट ट्रिक आप ना लगाएं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, तब तक हम इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग अगले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? यस, लुईस द ब्रोगली के द्रव तरंग अभिधारणा से क्या तात्पर्य है? द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। अब लुईस द ब्रोगली ने क्या बोला था? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का 7, प्रश्न संख्या है 7। अब प्रश्न संख्या 7 में जो द ब्रोगली ने बोला था, या द ब्रोगली ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो द्रव तरंगों के बारे में कहा था, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द्रव तरंगे या द ब्रोगली तरंगे या द्रव तरंगे। अब इनकी अवधारणा क्या थी? इनकी अवधारणा थी कि जो हल्के यानी कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, जिनके पास बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, आपका फोटॉन है, ये जब बहुत तीव्र गति से चलते हैं, बहुत तीव्र वेग से चलते हैं एज ए प्रकाश की चाल से, तो ये तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इनके अनुसार जब सूक्ष्म कण प्रकाश की चाल, अब सूक्ष्म कण में इन्होंने क्या लिया? तो सूक्ष्म कण में अगर हम लिखना चाहें, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, कामा, फोटॉन, ठीक है, सूक्ष्म कण प्रकाश की चाल या बहुत तेज वेग से, यानी कि बहुत अधिक वेग से, प्रकाश की चाल ब्रैकेट में लिख सकते हैं अधिक वेग से, प्रकाश की चाल
या अधिक वेग, और अधिक न लिख के ऐसे लिख दीजिए बहुत अधिक वेग से चलते हैं, चलते हैं मतलब गति करते हैं, तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, बहुत तीव्र वेग से चलते हैं, तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, तथा इन कणों से संबद्ध, इन कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे या द्रव्य तरंगे या दी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ये थी इनकी अवधारणा। इन्होंने क्या कहा कि जब अति सूक्ष्म मतलब छोटे आकार के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ठीक है, ऐसे कण, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये भारी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्के कणों से बात की गई है, हालांकि आप इसमें प्रोटॉन इंक्लूडेड कर सकते हैं। जब हल्के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, गामा फोटॉन प्रकाश की चाल या बहुत तीव्र वेग से चलते हैं, तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं या दी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा था कि ये तो दी ब्रॉगली मतलब यानी कि ये दी ब्रॉगली की अवधारणा हो गई। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्या करना है जी, क्या तात्पर्य ये हो गया। द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में। अब दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए संबंध जो है गतिज ऊर्जा के पदों में निकालना है। अब गतिज ऊर्जा के पदों में निकालना है तो आइंस्टीन का इक्वेशन E = mc² है, लेकिन उससे पहले यहां पर हम फोटॉन से लेके चलते हैं। माना फोटॉन का गतिज द्रव्यमान m है, ठीक। तब फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? फोटॉन की ऊर्जा, बोले फोटॉन की ऊर्जा होगी E = hν। अच्छा, E = hν हो गई। अब अगर इसके पास द्रव्यमान है तो आइंस्टीन के इक्वेशन से यहां लिखेंगे आइंस्टीन के नियम से या आइंस्टीन के समीकरण से E = mc²। क्यों? क्योंकि फोटॉन जो है प्रकाश की चाल से चलता है। C फोटॉन की चाल है, ठीक है बेटा।
अच्छा, जब c फोटॉन की चाल है तो इक्वल mc² लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है, क्योंकि इन तरंगों से जो संबद्ध तरंग दैर्घ्य है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं mc² इक्वल h न्यू। अच्छा, न्यू इक्वल क्या होता है, न्यू इक्वल होता है c अपॉन लेमडा। तो यहाँ से हम बेटा क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं न्यू इक्वल c अपॉन लेमडा, हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से mc² इक्वल क्या हो जाएगा, hc अपॉन लेमडा, hc अपॉन लेमडा। ये c कैंसिल हो गई, तो यहाँ से आपका क्या बचा, mc इक्वल h अपॉन लेमडा। अब इसके बाद में हमें तरंग दैर्घ्य, इसको हम फोटॉन से संबद्ध यानी कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। किसी द्रव्य कण से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ से फोटॉन का संवेग p, तो p बराबर mc, क्योंकि फोटॉन की चाल है, संवेग होता है p, रेखीय संवेग जो होता है p से लिखते हैं। और p इक्वल क्या होता है, बोले p इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो वेग क्या है, c है, तो c है तो p इक्वल mc हो गया। तो यहाँ से आपका लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल हम लिख सकते हैं h अपॉन p। इसी को बोलते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। यही है आपकी, यही द्रव्य कणों से संबद्ध, द्रव्य कणों से संबद्ध द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है। लेकिन अब हमें यही निकालनी है किस रूप में, कण के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा के रूप में निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि फोटॉन की चाल v हो, यदि फोटॉन की चाल v हो तो p इक्वल हम लिख सकते हैं mv। तो यहाँ से लेमडा इक्वल हो जाएगा आपका h अपॉन mv, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, v क्या है, चाल है, तब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा k इक्वल क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो v इक्वल क्या होगा, v इक्वल निकलेगा 2k अपॉन m, और इस पर लग जाएगा अंडर रूट। सही है, तो ये v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो ये आपका लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, h अपॉन m अंडर रूट 2k, और अपॉन में है आपका m। इस m को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, m को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल h अपॉन अंडर रूट 2k m² अपॉन m। ये m से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपका लेमडा इक्वल क्या बचेगा, h अपॉन अंडर रूट 2k m, h अपॉन अंडर रूट 2k m। यहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है,
अगर हम इनको सॉल्व करेंगे वैल्यू मीटर में निकलेगी। अगर h की वैल्यू हम पूरी रखेंगे तो मीटर में निकलेगी, k की वैल्यू आपको जूल में रखनी होगी तो तरंग दैर्घ्य निकलेगी मीटर में। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, फोटॉन या इलेक्ट्रॉन या द्रव्य कण। अगर आपसे पूछा जाए किसी इलेक्ट्रॉन से बद्ध, अगर यहाँ पर आप द्रव्यमान रखेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली यानी कि दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। और अगर आप फोटॉन का द्रव्यमान रखेंगे तो फोटॉन से आ जाएगी। अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान रखेंगे तो प्रोटॉन की आ जाएगी। जिसका भी आप द्रव्यमान रख देंगे उससे संबद्ध तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, जिसे हम दी ब्रोगली या द ब्रोगली या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये द्रव्य कण से संबद्ध है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन अब पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, हम भी देख लेते हैं। कहाँ गया भाई? आंशिक रूप से, अथवा का है क्वेश्चन, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। अब एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये अथवा वाला क्वेश्चन है, 7वें का अथवा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। हेडिंग क्या रहेगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग को लगा दीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। अब थोड़ा बहुत इसमें लिख देंगे, जैसे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र x y प्लेटों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल t है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, बकाया तो हेडिंग में लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। अब समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से हमने बना दिया एक भाई समांतर प्लेट संधारित्र। दो प्लेटें, एक का नाम दिया क्या x और दूसरे का नाम दिया y। इन दोनों प्लेटों में एक प्लेट को हमने जोड़ दिया अर्थ से यानी कि पृथ्वी से, और
पहली प्लेट को आवेश स्रोत से, अब आवेश स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी है स्मॉल टी। अच्छा, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की पट्टी रख दी भाई साहब। कितनी मोटाई की? टी मोटाई की, जिसका परावैद्युतांक क्या है? के। अच्छा, इस पर आ जाएगा प्लस क्यू आवेश, प्रेरण के कारण उतना ही इस पर आएगा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या होगा? इस पट्टी का ध्रुवण हो जाएगा। इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का ध्रुवण होगा तो इधर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश और इधर हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, जिसके कारण यहाँ पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको ई आई बोल सकते हैं, और एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा जिसको ई एक्स टी बोलेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ अब लिख दें थोड़ा। माना दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई व के परावैद्युतांक वाली पट्टी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जब टी मोटाई की पट्टी रखी है तो बताना ये दोनों ओर कुछ ना कुछ खाली जगह होगी। दोनों ओर कुछ ना कुछ खाली जगह होगी। जी हाँ, होगी। कितनी होगी? अरे टोटल जगह है डी, डी से टी घटा दीजिए, कितनी खाली जगह होगी? डी माइनस टी। सही है बेटा, दोनों ओर खाली जगह कितनी होगी? डी माइनस टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब दोनों प्लेटों के मध्य खाली स्थान में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब खाली स्थान में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई एक्स टी कितना होगा? बोले वैद्युत क्षेत्र जो होता है दो प्लेटों के बीच वो होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से ई एक्स टी बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, इतना हो जाएगा। अच्छा, तब इस स्थान में अरे भाई इस स्थान में विभवांतर, मतलब उस खाली जगह में कितना विभवांतर होगा? तो V1 इक्वल ई एक्स टी इंटू बेटा विभवांतर V बराबर होता है ईडी यानी कि वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। दूरी कितनी है? तो खाली जगह बेटा है डी माइनस टी। खाली जगह की दूरी कितनी है? डी माइनस टी, दोनों ओर की। ठीक है, तो यहाँ से V1 इक्वल कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दूरी कितनी है? डी माइनस टी, डी माइनस टी। ये विभवांतर, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे तब पट्टी
में उत्पन्न, पट्टी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब पट्टी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो पट्टी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र EI बराबर कितना होगा? बोले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, लेकिन संग में लगेगा K, क्योंकि इसका परावैद्युतांक कितना है? K। अच्छा, सिग्मा इक्वल तो हम लोग जानते ही हैं कि Q अपॉन A, तो EI इक्वल क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AK। सही है बेटा। तब विभवांतर, तो V2 इक्वल EI इंटू दूरी, इसकी मोटाई कितनी है? T। तो यहाँ से V2 इक्वल EI की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AK इंटू T। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तब कुल विभवांतर, तो V इक्वल V1 प्लस V2। बेटा दोनों को विभवांतर को ऐड कर दीजिए, तो कुल विभवांतर B इक्वल कितना निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। दूसरे का विभवांतर कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AK इंटू T। क्या कॉमन मिला? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन मिला, बचा क्या? D माइनस T प्लस T अपॉन K। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता Q अपॉन V, तो C इक्वल Q अपॉन B की वैल्यू रख दीजिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहाँ से Q से Q कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका? बचा है आपका C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुँच गया, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर हो गया अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये रहा फैरड। ठीक है, ये आ गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए बेटा इसको साफ करें, तब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 होगा, अब तो 7 के तो दोनों हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और इस आरेख में लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए और ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन क्या भाई? क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख का चित्र बनाना है।
चित्र बनाना है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख का चित्र बनाने के लिए हम इतना बढ़िया सा एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। अब बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो बना लीजिए भैया। यहाँ इसको मानते हैं क्या, n = 1। फिर इसके बाद में एक लाइन और खींचेंगे। सही खींची, टेढ़ी हो गई भाई, तिरछी हो गई। इसको साफ करें थोड़ा सा, तिरछी हो गई। चलिए सीधी आ जाओ भैया, सीधी आ जाओ। ठीक है, एक और, एक और, एक और, एक और एक। ठीक है, यहाँ पर लीजिए, हमने एक यहाँ ड्रॉ कर दी। ये n = 1 तो ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4, ये n = 5, ये n = 6, ये n = 7 और ये n = अनंत लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? अनंत। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? -13.6 eV। सही है। सेकेंड की कितनी होती है? -3.4 eV। नेक्स्ट कितनी होती है? नेक्स्ट कितनी होती है? तब तक आप कैलकुलेट करिए। -13.6 eV। नेक्स्ट कितनी होती है? -1.51 eV। फिर कितनी होती है? -0.85 eV। और फिर कितनी होती है? 0.5 समथिंग eV, 5 या 4 के समथिंग eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से इनके ऊर्जा स्तर होते हैं। किससे निकलते हैं? तो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन से इनकी ऊर्जाएं निकल आती हैं। हमें अगर पांचवें स्तर की निकालना है 25/25 और 25 पंचे 125 कितना बचेगा? 11 यानी कि 110, 25 चौकू 100 लगभग ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं को ज्ञात कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाशन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, सभी श्रेणियों को यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले कौन सी श्रेणी रहेगी? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी क्या है? लाइमन श्रेणी जब लाइमन श्रेणी जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n2, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? n2 = 2, 3, 4 ... से निम्न ऊर्जा स्तर n1, ब्रैकेट में n1 = 1 में
वापस लौटता है, वापस लौटता, वापस लौटता है। तो उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इन तरंगों की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों की श्रेणी को क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। ये लाइमन क्या है? तो लाइमन बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बामर के बाद में, बामर ने क्या किया था, हाइड्रोजन के दृश्य स्पेक्ट्रम को देखा था। उसके बाद में लाइमन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके अतिरिक्त भी कुछ तरंगों को देखा था जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती थी, और इन तरंगों की श्रेणी को बोला था लाइमन श्रेणी, यानी कि लाइमन ने इनका ऑब्जर्वेशन किया था। तो कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से, मतलब पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन कोई गया होगा तभी तो वापस आया होगा पहली कक्षा में। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा से आ सकता है, तीसरी कक्षा से हो सकता आया हो, चौथी कक्षा से हो सकता है, पांचवी कक्षा से हो सकता है, छठवीं कक्षा से हो सकता है, अतिव्यापन हुआ हो, सातवीं कक्षा से हो सकता है, अनंत से भी हो सकता है। ये आपका क्या है? इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा होगा? तो ये होगा पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र। इसके बाद में आता है क्या? इसकी तरंग दैर्घ्य। तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है 1/λ इक्वल r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 इक्वल 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा इसके बाद में, तो इसके बाद में आती है बामर श्रेणी। कौन सी आती है? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी क्या होती है? जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर n2 ब्रैकेट में n2 इक्वल 3, 4, 5 डॉट डॉट से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर n1 ब्रैकेट में n1 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 2
में वापस लौटता है तो उत्सर्जित प्रकाश स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में प्राप्त दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होते हैं या होता है। स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा इन तरंगों की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का सूत्र यही रहेगा, बस n2 की जगह पे आपको n1 यहाँ पर क्या रखना है? 2 रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है बेटा? 3, 4, 5 कुछ भी रख देना है। बस क्या है यहाँ पर 1/λ इक्वल r ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n2 इक्वल कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। तो ये बामर श्रेणी है, किस क्षेत्र में मिलती है? दृश्य क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पर बामर श्रेणी के लिए तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, चौथी से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है, छठी से आ सकता है, सातवीं से आ सकता है, अनंत से आ सकता है। ये कौन सी होगी? बामर श्रेणी। ठीक है, क्षेत्र कौन सा होगा? दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र। अब अगली कौन सी है? तो अगली आपकी है बेटा, बामर के बाद आती है पाषाण। पाषाण में क्या होगा? तो पाषाण और बकाया जो है हम इसी में फटाफट कर देते हैं। कैसे? इसको हमें कहीं कहीं पर साफ करना है, जिसको जिसको लिखना हो फटाफट नोट कर लीजिए, साफ करें। चलिए पहले तो हम इनको साफ कर देते हैं। ये आपकी जो लाइमन श्रेणी है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, लाइमन के बाद क्या होगा? बामर के बाद पाषाण। पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी। ठीक है, और यहाँ बामर की जगह पे अभी हम नाम देंगे, अभी इसको साफ करेंगे। पहले हमें कहाँ कहाँ पर साफ करना है? तो यहाँ से n2 हटा दीजिए, जो n2 3 लिखा था। अब इसको हमें क्या करना है? तो इसको करना है, जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n2, यानी कि n2 का मतलब कहाँ तक आ चुका है? मतलब 3 से आ चुका है 2 तक में, 2 तक में आया है, तो मतलब 4 कितना होगा यहाँ पर? 4, 5, 6 डॉट डॉट से किस में आएगा? 3 में वापस लौटता है। तो उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगें पराबैंगनी क्षेत्र में ना मिलके किस में मिलती हैं? अवरक्त। तरंगें अदृश्य क्षेत्र के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं।
अवरक्त भाग, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन तरंगों की श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ अब आपका क्या होगा? 3 होगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। यहाँ अब इसको क्या करना है? इसको लाइमन पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी। अब ब्रैकेट श्रेणी के लिए हमें क्या करना है? तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए भी चेंज कर देना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बोले यहाँ पर होना चाहिए कितना? कहाँ तक आ चुका है? 3 तक, तो यहाँ आएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7 डॉट डॉट, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ आपका 5, 6, 7 डॉट डॉट, और यहाँ से दृश्य स्पेक्ट्रम की जगह पे क्या हो जाएगा? दृश्य स्पेक्ट्रम उत्सर्जित दृश्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र, ठीक, में प्राप्त होती हैं। इन तरंगों की श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। तो अब आपकी कौन सी रह गई? फुंड। चलिए हम इसको बनाते हैं, तब तक आप इसको समझिए हमने कहाँ से किसको डिलीट किया और किसको क्या किया। चलिए, आपका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है। इसीलिए हमने तीसरी में लेके आना है। चौथी, पांचवी, छठी किसी का भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? ये है आपकी पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। ठीक है, क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। उसके बाद में आपका ब्रैकेट श्रेणी है, तो ब्रैकेट श्रेणी इधर आएगी, अदरवाइज इधर से इधर आएगी, या आपकी इसमें आ जाएगी, या आपकी इसमें आ जाएगी। ये आपका कौन सा श्रेणी है? ब्रैकेट श्रेणी। और ये कौन सा है? अवरक्त क्षेत्र। ठीक, फिर उसके बाद में अब रहती है आपकी फुंड। तो इसको थोड़ा साफ करें, आपने चेक कर लिया। यहाँ पर लास्ट श्रेणी कौन सी आएगी? फुंड आएगी। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया फुंड। ठीक है, अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट कर ही दिया था फुंड। तो फुंड श्रेणी। अब फुंड श्रेणी में क्या होगा? बोले देखिए, फुंड श्रेणी में आपको क्या करना है? यहाँ आपको कर देना है 3 की 4, 4 के बाद 5। फुंड श्रेणी कहाँ होगी? 5 में होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, 7, 8 डॉट डॉट। इधर आ जाएगा अवरक्त क्षेत्र ही है। श्रेणी का नाम पाश्चन की जगह पे अब हो जाएगा फुंड। क्या हो जाएगा? फुंड। श्रेणी का नाम हो जाएगा फुंड। ठीक है, और यहाँ से आपका 3 की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर,
और यहाँ आपका हो जाएगा 6,7,8 डॉट डॉट, बस खत्म। चलिए फुंड श्रेणी को हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ऐसे आएंगी, ऐसे भी आ सकती हैं और ऐसे भी आ सकती हैं। कौन सी श्रेणी रहेगी? ये फुंड श्रेणी रहेगी, फुंड श्रेणी। और फुंड श्रेणी किस भाग में? वही अवरक्त भाग में, अवरक्त क्षेत्र में या अवरक्त भाग में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी आपके इसका अथवा क्वेश्चन बचा हुआ है और 9th क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब यानी कि एक वीडियो अभी और बना दूंगा। इसके बाद में हम बात करेंगे फिर अगले सेट की। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, पढ़ते रहिए, और अगर आपको अनसॉल्व अच्छा लग रहा है, सही तरीके से समझ में आ रहा है कि, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अनसॉल्व उनको पहले, सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।